हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे जो द इंडियन एक्सप्रेस है उसके कंटेंट को करते हैं। जो उसकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उसको कवर करते हैं। तो आज है 28 सितंबर और आज की द इंडियन एक्सप्रेस की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वो होंगी हिमाचल का ठंडा रेगिस्तान यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल। यानी कि जो हिमाचल का ठंडा रेगिस्तान है उसके अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि उसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा बीएसएनएल को स्वदेशी 4G लॉन्च जो है किया गया है। तो जो स्वदेशी पूर्ण रूप से जो भारत के अंदर या फिर भारत के जो सामान से बना हुआ बीएसएनएल का एक जो चिप है वो लॉन्च जो है वो किया है। और आज की जो तीसरी न्यूज़ रहेगी आईआईटी मद्रास के जो कैंसर है उसके उत्तक बैंक की स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना से भारत के अंदर क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो मिलने वाली हैं, इन सब के बारे में जो है इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ रहेगी कि हिमाचल का जो ठंडा रेगिस्तान है, यानी कि जो हिमाचल का रेगिस्तान है ठंडा, उसको यूनेस्को बायोस्फीयर जो रिज़र्व है उसकी सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो जो ये ठंडा रेगिस्तान है ये क्या होता है? जो यह ठंडा रेगिस्तान है यह हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति ज़िला है उसके अंदर मौजूद है और इसको दुनिया का सबसे ठंडा और जो सूखा क्षेत्र है जो रेगिस्तान है वो माना जाता है। इसके अंदर हमें ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान देखने को मिलता है, झीलें मिलती हैं, पिन वैली मिलती हैं, या फिर जो नेशनल पार्क्स हैं वो भी इसके अंदर जो है हमें बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। और अगर बात करें कि यह जो मरुस्थल है यह कितना बड़ा है और इसके अंदर क्या खास बातें हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 7,770 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कि चंद्रताल झील, हिमनद की घाटियाँ और जो अल्पलाइन पौधे हैं वो मौजूद हैं। और जो तेज़ हवाएं चलती हैं जो कि वहाँ का जो मौसम होता है उसको ठंडा बनाती हैं, यह इसकी एक खासियत है। यह इसकी एक विशेषता है। और अगर देखें जैव विविधता के बारे में तो यहाँ पर हमें क्या क्या पाया जाता है, तो जितने भी जो दुर्लभ जानवर होते हैं उनके अंदर स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़, बकरी, खास तौर पर जो वहाँ पर पौधे होते हैं वहाँ पर किस किस प्रकार के जो प्लांट हैं वो पाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो अल्पलाइन और जो रेगिस्तानी प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। ये जो एरिया है वहाँ की जो प्रकृति के प्रेमी हैं उनके लिए स्वर्ग है। वहाँ पर जो घूमने के लिए जाने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए जो है ये स्वर्ग के समान है। यह एक बहुत ही सुंदर जो एरिया है वो दिखता है। तो यह इसको जो है यूनेस्को की जो मान्यता प्रदान की गई है वो कब की गई है और कब जो है इसको शामिल किया गया है, तो जो 27 सितंबर 2025 को यूनेस्को की जो सूची है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। भारत के अंदर 19 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से अब तक जो है 10 को यूनेस्को की जो मान्यता है वो प्राप्त हो चुकी है। और अगर इस मरुस्थल के बारे में बात करें तो यह एक प्रकृति और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगा। यह जो है वो क्यों ज़रूरी है, जो ये ठंडा मरुस्थल है यह सबके लिए क्यों ज़रूरी है? जो प्रकृति का संरक्षण है इससे वो होगा। अगर इसको बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर शामिल जो है किया गया है, जो विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल हो जाने से जो वहाँ की प्रकृति है जो पेड़ पौधे हैं उनका जो है वो संरक्षण हो जाएगा। और जो स्थानीय समुदाय हैं उनको वहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा। जैसे कि कोई पर्यटक वहाँ पर घूमने आता है तो वहाँ आएगा तो उन्हें जो दिखाने के लिए वहाँ पर रोज़गार की ज़रूरत होगी। और दूसरा जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें भी विकास होगा, क्योंकि जो पर्यटक आएंगे आने में और जाने में जो वो साधनों का यूज़ करेंगे तो उससे देश की अर्थव्यवस्था को भी
इससे फ़ायदा होने वाला है और पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। जो विश्व है, अगर विश्व स्तर पर देखें तो जो हिमालय है उसकी पहचान और बढ़ जाएगी और यह जो है जो शिवालिक हिमालय है वहाँ पर मौजूद है। जो ये हमारी न्यूज़ है इसका पूरा निष्कर्ष देखें कि इससे जो पूरा न्यूज़ जो है वो हमें क्या देखने को मिलती है। जो ये पूरी न्यूज़ से हमें क्या निचोड़ मिल रहा है, जो ठंडा रेगिस्तान है वह हमारी जो धरोहर है उसके अंदर शामिल कर लिया गया है और इसे देखने और अगर समझने के बारे में जाने तो इससे हमें जो है प्रकृति के साथ मिलकर इसका हमको जो है वो संरक्षण करना चाहिए। जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका फ़ायदा हो और दूसरा वहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं वह भी इससे आकर्षित हों। आज की जो हमारी दूसरी न्यूज़ रहने वाली है वो होगी प्रधानमंत्री ने जो BSNL है उसके स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ जो है वो कर दिया है। तो जो BSNL है वह एक स्वदेशी 4G नेटवर्क, एक नया भारत एक नए भारत को बनाने की ओर ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया कदम है, जिसमें कि जो BSNL का स्वदेशी यानी कि हमारे देश के अंदर ही इसको बनाया गया है और इसमें जो यूज़ होने वाली सामग्री है वो भी पूर्ण रूप से भारत के अंदर ही बनी है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा इसका आरंभ 27 सितंबर 2025 के दिन यानी कल के दिन किया गया था। तो अगर जाने कि यह क्या है, जो BSNL स्वदेशी है वो क्या है, तो 27 सितंबर 2025 को उड़ीसा का जो झारसुगुड़ा ज़िला है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और अगर बात करें तो यह पूरी तरह से भारत के अंदर बनी हुई एक तकनीक है। इसके अंदर यूज़ होने वाली जितनी भी सामग्री है उसको पूर्ण रूप से भारत के अंदर ही बनाया गया है। और इसके अंदर 98,000 प्लस में जो साइट्स हैं उन पर इसको शुरू किया गया है। 98,000 से ज़्यादा जो साइट्स हैं वहाँ पर इसकी शुरुआत कर दी गई है और 92,600 से प्लस यानी कि 92,600 से भी अधिक 4G के जो टावर हैं वो भी लगाए जाएंगे। और अगर इसकी लागत की बात करें कि जो ये जिन साइटों पर इसका जो शुभारंभ किया जाएगा किया गया है या फिर इसके लिए जो टावर बनाए जा रहे हैं तो उनके अंदर हमें टोटल जो खर्च है वो 37,000 करोड़ रुपए देखने को मिलेगा। और इसे जो है किसने बनाया है, जो ये BSNL स्वदेशी है इसको किन किन कंपनियों के द्वारा बनाया गया है, तो जो रेडियो नेटवर्क है जो तेजस नेटवर्क्स हैं उसके द्वारा इसे बनाया गया है। और जो कोर नेटवर्क C जो हैं उसको काम इसके अंदर सिस्टम का जोड़ने का काम है। और जो TCS है वह यानी कि जो इसको जोड़ने का काम TCS के द्वारा किया गया है। और जो 22 महीनों के अंदर इसको पूर्ण रूप से तैयार किया गया है। और अब ये कंपनियां जो हैं वो 5G के लिए भी तैयारियां करने में जुटी हुई हैं। तो यह क्यों खास है, जो ये स्वदेशी BSNL लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो यह इतना खास क्यों है, इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा होने वाला है, चलिए जानते हैं। भारत अब जो है जो 4G की तकनीक है उसको बनाने वाले कुछ चुनिंदा देशों के अंदर जो है वो शामिल हो गया है, जैसे कि जो दक्षिणी कोरिया है, चीन है या अमेरिका है, उनकी लिस्ट के अंदर भारत भी अब शामिल हो गया है। और जो इसकी सीमाएं जो हैं वो गांव सीमाएं और जो नक्सलवाद का एरिया है उनके अंदर भी इंटरनेट को उपलब्ध कराएंगी। जो गांव के एरिया होते हैं वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो इसीलिए जो ये BSNL 4G लॉन्च किया गया है इसके द्वारा हर गांव, हर शहर और हर इलाके में जो नेटवर्क है जो इंटरनेट है उसकी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। और 2.2 करोड़ लोग जो हैं पहले से ही इससे जुड़े हुए हैं। जो BSNL के सिम्स हैं वह
2.2 करोड़ जो लोग हैं उनके पास फिलहाल मौजूद हैं और 20 लाख जो नए लोग हैं वो आगे और जुड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। और यह पर्यावरण के लिए जो है एक सुरक्षित नेटवर्क भी घोषित होगा। भारत को इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो जो ग्रामीण जितने भी इलाके हैं उनके अंदर तेज़ इंटरनेट की सुविधा जो है वो मौजूद हो जाएगी, जिससे कि इंटरनेट जो है गली से लेकर मोहल्ले तक, मोहल्ले से लेकर गांव तक, गांव से लेकर शहर तक जो सब जितनी भी सुविधाएं हैं वो इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। और जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जो व्यापार है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आज का जो टाइम है उसके अंदर बच्चों की पढ़ाई से लेकर या फिर ऑनलाइन जो डॉक्टर से चेकअप कराया जाता है या फिर आपस में जो व्यापार होते हैं उनके अंदर जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती हैं वे सब ज़्यादातर इंटरनेट के माध्यम से ही जो हैं वो होती हैं। तो इसलिए जो है जो ये 4G का नेटवर्क है BSNL का, इससे इन सब के अंदर बढ़ावा देखने को मिलेगा। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए भी एक जो बेहतर कनेक्टिविटी है वो मौजूद हो जाएगी। और BSNL को जियो एयरटेल से टक्कर की ताकत है। इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि जो ये सिम है जो BSNL का स्वदेशी जो उपकरण जो है लॉन्च किया गया है, यह जियो और जो एयरटेल है उससे टक्कर लेने की ताकत रखता है। यह उनके नेटवर्क से बराबर की टक्कर लेने वाला है। और जो PM मोदी है उन्होंने जब इसको लॉन्च किया 27 सितंबर 2025 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो उस समय पर उन्होंने क्या संदेश दिया है, जो BSNL है उन्होंने एक नया इतिहास जो है वो रच दिया है। यानी कि यह एक डिजिटल भारत और जो आत्मनिर्भर भारत की पहल है उसकी रीढ़ के रूप में जो है वो देखा जा सकता है। क्योंकि अगर यह नेटवर्क गांव, शहर और सभी जगह पहुंच जाता है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक जो है इसका महत्व रहने वाला है। और जो उड़ीसा है उसके अंदर डिजिटल और जो सेमीकंडक्टर की क्रांति है वो भी इससे जन्म लेगी। और भविष्य की इससे क्या क्या संभावनाएं हैं, यानी कि 29,000 से लेकर 30,000 गाँव तक 100% जो 4G कवरेज है उसको यह उपलब्ध कराएगा। और जो 5G का नेटवर्क है उसकी भी तैयारी जो है वो इन्हीं कंपनियों के द्वारा की जा रही है। यह भारत को एक वैश्विक जो टेलीकॉम लीडर है उसके बनाने का जो सपना है उसका हिस्सा है। यानी कि विकासशील भारत से जो विकसित भारत है वहाँ तक पहुँचने की पहल के लिए यह एक इम्पोर्टेंट जो कदम है वो साबित हो सकता है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहने वाली है कि जो IIT मद्रास हैं उनके जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा भारतीयों जो भारतीय रोगी हैं उनके लिए अनुकूलित उपचार हेतु कैंसर के जो ऊतक हैं उनके लिए बैंकों को बनाया गया है। तो इससे जो भारत है यानी कि भारत के अंदर जो कैंसर के जितने भी ये जो व्यक्ति हैं जितने भी हमें व्यक्ति मिलते हैं उनके लिए यह किस प्रकार से लाभदायक जो है वो हो सकता है या उन्हें इनसे क्या क्या सुविधाएं मिलने की आशंका इससे जताई जा रही है। तो आज की जो हमारी न्यूज़ है कि IIT जो मद्रास है उसके अंदर कैंसर के ऊतकों का जो बैंक है और जो भारतीय जितने भी मरीज हैं उनके लिए एक अनुकूलित जो उपचार है उसके रूप में देखा जा रहा है। यानी कि जो कैंसर होता है उसका जो इलाज है वो खोज पाना जो है वो आसान नहीं है। और मद्रास में कैंसर का ऊतक का बैंक जो है उसकी स्थापना की गई है, जिससे भारत के अंदर जितने भी जो मरीज हैं उनके लिए यह एक उपचार जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि मद्रास के अंदर जो बैंक बनाया गया है तो उसके बारे में जानते हैं। यह एक IIT जो मद्रास है उसके अंदर नेशनल जो कैंसर टिश्यू जो बायो बैंक है उसको बनाया गया है और मरीजों ने उनकी जो अनुमति है वो लेकर टिश्यू यानी कि जो ऊतक हैं उनको सुरक्षित
रखे जाते हैं। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत के लिए यह एक बेहतर और अनुकूलित जो कैंसर है उसका इलाज खोजना बहुत ही इससे आसान हो जाएगा। यानी कि भारत के अंदर जो मरीज़ हैं उनके लिए जो कैंसर है उसका इलाज खोज पाना जो है अब और भी आसान और सुलभ बन जाएगा। भारत का जो कैंसर जीनोम है यानी कि जो एटलस है, अगर उसके बारे में जानें तो जो BCGA है यानी कि भारतीय जो कैंसर के रोगी हैं उनका जीनोम का जो डाटाबेस है उसके लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाएगा। शुरुआत में जो बेस्ट कैंसर है उसके सैंपल लिए जाएंगे। जो बेस्ट कैंसर जो है होता है यानी कि जो ज़्यादातर महिलाओं के अंदर जो है वो पाया जाता है, सबसे पहले इनके द्वारा जो बेस्ट कैंसर होता है उसके ही सैंपल लिए जाएंगे, फिर उसको टेस्ट किया जाएगा और इसका जो सुलभ इलाज है उसको खोजने की कोशिश की जाएगी। और जो इसका लक्ष्य है जो भारत की आबादी है उसके लिए विशेष तौर पर जो बायोमार्क्स हैं या बायोमार्क्स होते हैं उनके इलाज को खोजना इसका एक मुख्य लक्ष्य जो है वो रखा गया है। और अगर देखें कि यह इतना इम्पोर्टेंट जो है वो क्यों हो जाता है, ये इतना ज़रूरी क्यों है, जो विदेशी डाटा है सीधे भारत पर लागू जो है वो नहीं हो पाता और भारत इसके लिए विशेष जीन या फिर जो विविधता होती है उसको समझने में हेल्प करता है और मरीजों को व्यक्तिगत जो इलाज होता है उसे देने की दिशा में यह एक इम्पोर्टेंट कदम है जो कि आगे भविष्य में एक इम्पोर्टेंट रोल को अदा कर सकता है। जो IIT मद्रास है उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो प्रदान की जाएंगी, तो जो ऊतक है उसका स्टोरेज और जो प्रोसेसिंग होती है उसकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी और जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है उसकी भी सुविधाएं वहां पर मौजूद होंगी। जो प्रोटियोमिक्स और जो बायोओमिक्स हैं उनका उपयोग भी किया जाएगा और प्रयोगशाला के अंदर जो आर्गोनाइड हैं यानी कि जो मिनी मॉडल्स हैं उनको भी संभवतः ही वहीं पर बनाया जाएगा। और जो इसकी क्लिनिकल जो लाभ होंगे, जो मेडिकल जो इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो जो मरीज हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त दवा चुनने में जो है वो हेल्प मिलेंगी। इलाज के हिसाब से वहाँ पर जो सबसे सुलभ और जो सस्ती दवाएं हैं उनको चुनने में मदद मिलेगी। भारतीय जो नमूने हैं उन पर यह आधारित नई दवाओं और जो टेस्ट हैं उनकी एक खोज को जो है वो करेगा और खोज करने के बाद फिर जो बेस्ट कैंसर है जो जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें दवाएं और जो टेस्ट होंगे उनको उपलब्ध कराएगा और बेहतर और जो किफ़ायती इलाज की संभावना जो IIMT है उसके अंदर एक बेहतर और जो किफ़ायती इलाज सस्ता और अच्छा इलाज जो है वहाँ पर उपलब्ध किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जो नैतिकता और अगर सुरक्षा को देखें तो मरीज जो है वो लिखित सहमति ली जाती है। जब किसी का ऊतक टेस्ट करने के लिए लिया जाता है तो उसके द्वारा जो है जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा मरीज की सहमति जो है वो लेनी ज़रूरी हो जाती है और ली भी जाती है। जो डाटा है उसका उपयोग केवल स्वीकृत शोध के लिए है। जैसे जो ऊतक लिए जाते हैं उसका उपयोग जो है सिर्फ और सिर्फ शोध करने के लिए किया जाएगा। व्यक्तिगत जो जानकारी होगी वो गोपनीय रखी जाएगी। जिस मरीज का वो ऊतक होगा उसकी जो जानकारी होंगी उसको जो है वो सबके सामने नहीं खोला जाएगा, उसको गोपनीय ही जो है वो रखा जाएगा। तो इसको लेकर कुछ जो चुनौतियां हैं वो भी सामने आ सकती हैं। तो वो चुनौतियां जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, यह पूरे भारत से जो पर्याप्त सैंपल हैं उनको इकट्ठा कर लेगा। जिनके अंदर जैसे कि जो कैंसर होते हैं वह भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो जितने भी पर्याप्त हो सकेंगे उन सैंपलों को यह इकट्ठा कर लेगा और उन्हें लंबे समय तक जो फंडिंग और जो संसाधन है उनकी ज़रूरतों को उपलब्ध कराएगा। यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए जितनी भी फंडिंग होगी
या फिर जितने भी संसाधन होंगे कैंसर के लिए, उनकी जितनी भी ज़रूरतें होंगी, उनकी आपूर्ति के लिए जो है यह ज़रूरी इसकी बहुत ही ज़रूरत है। और जो डाटा है उसका प्रबंधन और जितने भी नीति निर्माण है उनकी भी इसमें बहुत ही ज़रूरत है। तो जो ये पूरी न्यूज़ है इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो IIT मद्रास का कैंसर टिश्यू बैंक है यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जो पहल है उसके रूप में देखा जा रहा है कि इससे जो ब्रेस्ट कैंसर होती है उसके मरीजों के लिए जो दवाएं हैं वो जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगी और इससे जो व्यक्तिगत इलाज होगा और जो नई दवाएं होंगी उनकी भी खोज करना संभव हो जाएगा। यह कैंसर जो है अनुसंधान और जो स्वास्थ्य का एरिया होगा उनके अंदर हमें एक गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकता है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।